क्लास 7 हम आपकी हिस्ट्री के बुक का लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर चुके थे, जिसका पार्ट 1 डल चुका है, जो आपको मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम उसको आगे स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2। The first set of campaigns along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns। यानी जो पहले शुरुआत में उन्होंने प्रोग्राम्स करना शुरू करे कि किस तरीके से वो हर चीज़ को अपने कब्ज़े में लेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, कब्ज़ा करेंगे। तो उन्होंने शुरू करा उसको गैरिसन, जो टाउन था जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसके हिंटरलैंड से। उस जगह का नाम था हिंटरलैंड। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitat। यानी सबसे पहले इसमें क्या करा उन्होंने, जो जितने भी जंगल थे उन्हें साफ कर दिया एकदम, काट कर गंगा और यमुना के उधर। और जो हंटर्स गैदरर्स वहाँ रहा करते थे, यानी जो भी शिकारी वहाँ थे या जो भी जनजाति के लोग वहाँ थे, जितने भी लोग वहाँ रहते थे, उन सबको उनके हैबिटेट में से, यानी उनके रहने के स्थान पर से भगा दिया गया, एक्सपेल्ड कर दिया गया। These lands were given to peasants। यानी ये जो लैंड्स थे, जो ज़मीनें थी, ये दी गई मज़दूरों को। एंड एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज्ड, और वहाँ पर खेती बाड़ी को एनकरेज करा गया, यानी उसे बढ़ावा दिया गया। न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। यानी नए नए वहाँ पर महल बनाए गए, नए नए वहाँ टाउन्स बनाए गए छोटे छोटे, जिससे क्या हो, ट्रेड रूट्स जो है, जो आने जाने का रास्ता है, उसकी रखवाली हो सके और आपस में रीजनल ट्रेड जो था, वो व्यापार जो है वो बढ़ सके। द सेकेंड एक्सपांशन अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तानेट। यानी जो दूसरा एक्सपांशन था, जिसमें दूसरी बार बढ़ा सब कुछ, वो हुआ एक्सटर्नल फ्रंट पे, जिसमें मिलिट्री बढ़ाई गई, मिलिट्री के लोग बढ़ाए गए सदर्न इंडिया में। स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करा था। एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक। इन देयर कैंपेन्स सुल्तानेट आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट, हॉर्सेस एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स। तो इन्होंने क्या शुरू करा, ये जहाँ भी जाते थे, जीतते थे, वहाँ से उनके जितने भी दास हुआ करते थे, उन सबको अपना नौकर बना के ले आया करते थे, हाथी घोड़े ले आया करते थे। और जो भी प्रीशियस चीज़ें वहाँ मिलती थी, यानी जो भी कीमती मेटल वहाँ पर मिलता था, उसे ले आते थे, जितनी भी धातु हुआ करती थी। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रीन, 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Sultanate had marched across a large part of the subcontinent। यानी मोहम्मद तुगलक का जो राज था, उसके अंत तक आते आते 150 साल तक धीरे धीरे शुरुआत हुई कि जो आर्मीज़ थी दिल्ली सुल्तानेट की, वो सब कॉन्टिनेंट के बड़े पार्ट पर आने लग गई। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज़। उन्होंने जो अपोजिट आर्मीज़ थी, जो दुश्मन थे उनके, उनको हरा दिया था, डिफीट कर दिया था। एंड सीज्ड सिटीज़, यानी सिटीज़ पर, शहरों पर कब्जा कर लिया था। द सुल्तानेट कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रील्म। यानी वो उनसे टैक्स कलेक्ट करा करते थे, जितने भी मजदूर थे वहाँ, और उनको जस्टिस दिया करते थे, न्याय दिया करते थे। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। लेकिन इतने बड़े एरिया में, जो इतनी बड़ी वास्ट टेरिटरी है, उस पर उनका इफेक्ट और कंट्रोल कितना था। द मस्जिद, द मॉस्क्यू इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। यानी जो मॉस्क्यू हम यहाँ देखते हैं, हमारे यहाँ जगह जगह बने होते हैं, उनको अरेबिक लैंग्वेज में मस्जिद कहा जाता है। लिटरली अ प्लेस वेयर मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह। यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर मुसलमान मिलके अल्लाह की प्रेयर कर सकते हैं। इन अ कॉन्ग्रीग्रेशनल मॉस्क्यू, यानी मस्जिद जामी या जामा मस्जिद जो है, मेन मॉस्क्यू जो है, मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स, यानी नमाज, वो अपना नमाज पढ़ते हैं एक साथ बैठकर। मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न मेल एज देयर लीडर। और उन सब में से सबसे ज़्यादा जिस आदमी की इज्जत होती है, जो लर्न होता है, उसे इमाम बना दिया जाता है, यानी उनका नेता, जो सारी प्रेयर्स का हिसाब किताब रखता है। ही ऑल्सो डिलीवर्स द sermon ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। और जो इनका शुक्रवार की प्रेयर होती है, उसमें वो खुतबा पढ़ता है। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मीका, यानी बीच में एक मक्का बना होता है, जिसकी तरफ मुंह करके वो खड़े हो जाते हैं। और इंडिया में ये वेस्ट की तरफ बना हुआ है, जिसे किबला कहा जाता है।
तो ये जो पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू है, जो कि लास्ट डिकेड 12th सेंचुरी में बनाया गया था। ये एक कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू है, यानी एक मस्जिद है जो पहली सिटी में बना था दिल्ली सुल्तानेट की, जिससे क्रॉनिकल्स में बताया गया है, जो किताबें लिखी हुई हैं उसमें ओल्ड सिटी यानी दिल्ली ई कुहना बताया गया है। इसे इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और बड़ा करके और सुंदर बनाया था। इसकी मीनार जो है वो 2 सुल्तान ने बनवाई थी, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक था इल्तुतमिश। दिल्ली सुल्तानेट बिल्ड सेवरल मॉस्क्यूज इन सिटी ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, यानी उन्होंने बहुत सारे मस्जिद बनवाए। दीज डेमॉन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम, और इससे पता चलता है कि वो अपने धर्म को बचाने के लिए ये सब करते थे। मॉस्क्यूज ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड कोड ऑफ कंडक्ट, यानी ये उन लोगों के लिए भी अच्छा था जो एक अल्लाह में भरोसा रखते थे। It was necessary to reinforce this idea of a community because Muslim came from variety of backgrounds. अब क्योंकि ये मुस्लिम्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे तो इनके लिए ज़रूरी था कि इनकी एक खुद की कम्युनिटी बन जाए, और इसीलिए इसमें काम आते थे मस्जिद। अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशंस अंडर खिलजी एंड तुगलक। तो अब इन दोनों के राज्य में क्या था हम एक बार देखेंगे। The consolidation of a kingdom as vast as Delhi Sultanate needed reliable governors and administrator, यानी ये इतना ज़्यादा फैला हुआ राज्य था अब इनका कि इनको बहुत ज़्यादा रिलायबल यानी जिन पर ये भरोसा कर सकें ऐसे गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए थे। Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the Delhi Sultanate, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased from military services called Bandagan and Persian। यानी कि अब किसी और को देने से अच्छा है ये काम। स्पेशली इल्तुतमिश क्या करता था कि उसका एक फेवर्ड नौकर हुआ करता था जिस पे वो खूब भरोसा करता था, जिसे वो खरीद के लाया था, जिसको बंदगन बोलते थे वो पर्शियन लैंग्वेज में, उसको वो ये काम दे देता था। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज इन द किंगडम, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती थी और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज का काम उनको सिखाया जाते थे। Since they were totally dependent upon their master, the Sultan could trust and rely upon them। और क्योंकि वो इनके दास थे, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो उनके ऊपर ट्रस्ट भी सुल्तान कर सकते थे, तो ये काम इन लोगों को दे दिया जाता था। Slaves rather than son, the sultans were advised, यानी सुल्तान्स को ये सलाह दी जाती थी। A slave यानी एक ऐसा दास whom one has brought up and promoted, जिसे आप खरीद के लाए हैं, जिसे आपने पाला है, must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave। तो उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी जीवन निकल जाता है लेकिन आपको इतना अच्छा दास नहीं मिलता है, ठीक है। वाइज मैन हैव सेड दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव इज़ बेटर देन अ सन। तो ऐसा वहाँ पर कहा जाता था कि एक वर्दी और एक्सपीरियंस्ड स्लेव यानी एक ऐसा दास जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है पहले का, जिसे बहुत ज़्यादा अनुभव है चीज़ों का, जो इस चीज़ के लायक है, वो अपने बेटे से भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो सुल्तान्स को यही सलाह जो थे सब लोग देते थे। द खलजी एंड तुगलक कंटिन्यूड टू यूज़ बंदगन एंड ऑल्सो रेस्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु ऑफन वोट देयर क्लाइंट्स टू हायर पॉलिटिकल पोजिशंस, यानी इनका काम यही था, ये अपने नौकरों को अच्छे से पालते पोसते थे और उन्हें किसी भी जगह का सूबेदार बना देते थे। They were appointed as generals, governors. However, this also introduced an element of political instability। लेकिन इससे political instability भी आई, यानी जो चीज़ें अच्छी चल रही थी वो ख़राब होना शुरू हो गई। कैसे? Slaves and clients were loyal to their masters and patrons। यानी ये जो slaves दास हुआ करते थे ये तो एकदम loyal रहा करते थे, ये सब काम ईमानदारी से करा करते थे, लेकिन उनके जो बच्चे हुआ करते थे वो ये काम नहीं करते थे। जो नए सुल्तान थे उनके खुद के सर्वेंट्स यानी दास हुआ करते थे। एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ न्यू मोनार्च ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी, यानी नए और पुराने जो दास थे उनके बीच में नोकझोंक देखने को मिलती थी। द पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड मेनी एलिट्स एंड द ऑथर ऑफ पर्शियन तवारीख क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान्स फॉर अपॉइंटिंग लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसेस। क्योंकि इस तरीके से क्या होता था, जब ये नौकरों को अपनी अच्छी पोजीशन पे रख देते थे, जो ऑलरेडी अच्छे लोग हैं उन्हें बहुत शौक लगता था
और किसी ने एक ऑथर ने, एक जो ऑथर था लिखने वाला, उसने तारीख जो बुक मैंने आपको पहले बताई है उसमें बुराई भी करी है दिल्ली सुल्तान्स की, कि वो नीच जन्मे लोगों को, जो नीच जात में जन्मे लोगों हैं, उनको उन्होंने हाई ऑफिसेज में काम करने को रख लिया था। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ खुमर, एक वाइन डिस्टिलर थे जो, फिरोज़ हजम एक बार्बर थे जो एक नाई थे, मनका तबाक जो एक कुक थे यानी खाना बनाते थे, एंड 2 गार्डनर्स और 2 माली लाधा और पीरा, उन्होंने उनको बहुत हाई पोस्ट पर रखा। ज़ियाउद्दीन बरानी एक मिड 14th सेंचुरी में उन्होंने रिपोर्ट करा था कि उन्हें सुल्तान साइन ऑफ सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल, उन्होंने बताया था कि सुल्तान के पास दिमाग नहीं है, वो राज करने लायक नहीं है और उनको पॉलिटिकल कुछ भी अनुभव नहीं है, इसलिए वो ऐसे काम करते हैं। Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as the governor of territories of varying sizes. यानी पहले के जो सुल्तान थे उन्हीं के जैसे खिलजी और तुगलक जो थे वो मिलिट्री कमांडर को गवर्नर बना देते थे। ये लैंड जो थे इनको इक्ता कहा जाता था और जो इसका मालिक था उसे इक्तादार या मुक्ति। जो भी ड्यूटी होती थी मुक्तीस की क्या था कि वो लीड करते थे मिलिट्री कैंपेन को, यानी वो मेन आदमी हुआ करते थे, वहाँ पर नियम कायदा बनाए रखते थे उनके लैंड पर। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीस कलेक्टेड रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरीज, और इनकी सैलरी किससे आती थी, ये जो भी टैक्स कलेक्ट करते थे जनता से। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू, और इससे वो अपने जितने भी लड़ने के लिए जाया करते थे सिपाही उनको भी पैसे दिया करते थे। Control over muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. यानी बहुत हार्ड टाइम हुआ करता था, कठोर काम उनसे कराया जाता था। किसके टाइम पर? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्तीज, यानी उस समय पर भी अकाउंटेंट रखे जाते थे जो हिसाब किताब रखते थे। केयर वॉज टेकन दैट मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट, यानी जो स्टेट ने बोला है वो सिर्फ वही टैक्स कलेक्ट करें और उसके अलावा ज़्यादा ना खरीदें। और कितने उन्होंने अपने सिपाही रखे उसका भी हिसाब रखा जाता था। As the Delhi Sultans brought the inherited land of cities under their control, they forced the landed chieftains, samanta, aristocrats and rich landlords to accept their authorities. तो जैसे जैसे ये जीतते गए, ये जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लैंडलॉर्ड्स थे, मकान मालिक थे या जिनकी ज़मीनें थी, उनको इनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करना पड़ी कि अब इनका राज आएगा। अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में जो भी स्टेट आती थी उससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करा जाता था, यानी ज़मीन का जो भी टैक्स होता है वो कलेक्ट कर लिया जाता था। द राइट्स ऑफ लोकल चिफ्तान टू लिवाई टैक्सेस वर कैंसल्ड, यानी जो भी वहाँ के लोकल लोग थे उनको ऊपर से राइट हटा दिया गया कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और उनको भी उल्टा टैक्स देना पड़ता था। सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो ज़मीन के नाप तोल करते थे और उसे अकाउंट में रखते थे कि कितनी बड़ी ये ज़मीन है और कितना टैक्स इससे हमें लेना है। Some of the old chieftains and landlords served the sultanate as revenue collectors and assessors. तो उनमें से कुछ पुराने जो वहाँ के रहने वाले लोग थे जिनकी ज़मीनें थी वो रेवेन्यू कलेक्टर्स बन गए, यानी वो टैक्स कलेक्ट करके सुल्तान को दिया करते थे। There were 3 types of taxes, 3 टाइप का टैक्स लगता था। पहला ऑन कल्टिवेशन, यानी जितनी भी खेती आपकी होती है उसको खर्च बोलते थे, जो 50% होता था पीजेंट्स के प्रोड्यूस का, यानी जितना भी आपके खेत में उगा है उसका 50%, जितने भी आपके खेत में उगा है उसका 50%। दूसरा टैक्स लगता था उनके कैटल्स पे, यानी जो उनकी भेड़ बकरियां हुआ करती थी, और तीसरा उनके घरों पे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, यानी ये आपको याद करना ज़रूरी है कि जो बहुत बड़े बड़े पार्ट्स थे वो अभी भी उनके कंट्रोल के बाहर थे। उन्हें कंट्रोल करना इतने दूर से मुश्किल था जैसे बंगाल को दिल्ली से, और जैसे ही इन्होंने सदर्न इंडिया पर कब्जा करा पूरा रीजन इंडिपेंडेंट बन गया। इवन इन द गंगेटिन प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज, यानी जो गंगा के आसपास का एरिया था वहाँ पर फॉरेस्टेड एरियाज थे। दैट सुल्तानेट फोर्सेस कुड नॉट पेनेट्रेट, जहाँ पर सुल्तान की जो फोर्स थी वो नहीं घुस सकती थी, और जो लोकल लोग हुआ करते थे वो अपना रूल चलाते थे।
लेकिन कई बार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे रूलर्स अपना कंट्रोल यहाँ पर लगा देते थे, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही हो पाता था। चीफ्तान्स और उनका फोर्टिफिकेशन क्या था? इब्न बतूता 14th सेंचुरी में एक ट्रैवलर था, घूमने वाला, जो मोरक्को से यहाँ पर आया था। उसने बताया कि कई बार ये जो राजा महाराजा हुआ करते थे अपने आप को माउंटेन्स में या अनइवन जगहों पर या बैम्बो ग्रोव्स में रखते थे। इंडिया में बैम्बू जो होता है वो हॉलो नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, यानी खोखला नहीं होता है। तो इसके जो पार्ट्स होते हैं वो आग से भी अफेक्टेड नहीं होते हैं और ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जो चीफ हुआ करते थे उस समय पर वो इन जंगलों में रहा करते थे, उनके गाय भैंस बकरियों को यहाँ रखा करते थे और इनके अंदर पानी भी होता है, तो यहाँ पर बारिश का पानी भी भर जाया करता था। तो इसलिए इनको कोई नहीं हरा सकता था, खासकर तब तक जब तक बहुत पावरफुल आर्मीज़ नहीं हो जो पूरे फॉरेस्ट को काट कर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू चले जाए। तो मंगोल्स जो थे गेनिस खान के अंदर, उन्होंने ट्रांजोनिया को, नॉर्थ ईस्ट ईरान को अपने कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे दिल्ली सुल्तानेट को भी लगा कि अब हमारे ऊपर भी कब्जा हो सकता है। उनने अपना रीन बढ़ाना शुरू कर दिया और दो रूलर्स जो थे मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, इनको अपनी बहुत बड़ी आर्मी लेकर वहाँ जाना पड़ा, जिससे एक बहुत बड़ा चैलेंज इनको मिला। In the list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometimes forget that for the first time in the history, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. यानी पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सुल्तान ऐसा था जिसने मंगोल को अपने कब्जे में लेने का सोचा। और अलाउद्दीन खिलजी के तरह नहीं था ये मोहम्मद तुगलक, ये आज अलग था। इसने मिलिट्री ऑफेंसिव पार्ट चलाया मंगोल्स के खिलाफ। Sultanate in the 15th and the 16th century. Take a look at table 1 again. You will notice that after Tughlaqs and Sayyid, Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra. यानी तुगलक्स के बाद सैयद और लोधी डायनेस्टी आए। उसके बाद उस टाइम तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा साउथ इंडिया जो था उनके इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, यानी अब सबके अलग अलग अपने अपने राजा हो गए थे, जिन्होंने बहुत समय तक एक काफ़ी अच्छा स्टेट बनाया, बहुत प्रॉस्पेरसली चला सब कुछ। ये वही पीरियड था जहाँ पर नए रूलिंग ग्रुप्स आए, जैसे अफगान्स आए और राजपूत आए। कुछ स्टेट इस दौरान छोटी थी लेकिन बहुत पावरफुल थी और बहुत अच्छा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। शेर शाह सुर आए थे, उन्होंने करियर स्टार्ट करा था एक छोटी सी टेरिटरी में बिहार से, और आते आते वो इतने बड़े हो गए कि उन्होंने मुग़ल को भी हराने का चैलेंज कर दिया था। हुमायूं, शेर शाह ने दिल्ली पर कब्जा करा और अपनी खुद का राज चलाया, लेकिन जो सुर डायनेस्टी थी वो सिर्फ 15 साल चली, लेकिन इससे पता चला कि ये भी हो सकता था। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट, यानी उसने हर जगह से अलाउद्दीन खिलजी की थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखी और उनको और ज़्यादा बेहतर बनाया। शेर शाह एक मॉडल बने सबके लिए, जिसके बाद आए ग्रेट एम्परर अकबर और उन्होंने फिर आगे तक मुग़ल एम्पायर को चलाया। तो ये जो लेसन है आपका ये ख़त्म हो गया है और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बता दूँगी।